इन टुडे माय एनालिसिस सबसे पहले जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो ये है अ न्यू पाकिस्तान। लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट यहां पर हमें चीजें देखने को मिल रही है वो ये है पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर। देखें, अगर आप स्टार्ट देखें 2026 का तो यहां पर हमें ये भी स्पीचेस, ये भी स्टेटमेंट्स देखने को मिली कि आपका ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर जो है यहां पर एंड हो चुका है या एंड हो रहा है या एंड किया जा रहा है या इसके अंदर न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की जा रही है। तो ये चीजें भी हमें देखने को मिली। लेकिन हम यहां पर बात करने वाले हैं 2026 के अंदर जिस तरह हमें यहां पर डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आई रीजनल लेवल के ऊपर एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो यहां पर हम बात करेंगे पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन की, पाकिस्तान के बैलेंसिंग एक्ट की, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक अप्रोच की, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक तरफ जो यहां पर हमें चीज देखने को मिल रही है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पॉलिसी 2025 ऑफ यूएसए, उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट देखने को मिल रहा है वो है अमेरिका फर्स्ट, जहां पर बात की जा रही है बर्डन शेयरिंग से बर्डन शिफ्टिंग की तरफ। इस चीज को भी यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट जो यहां पर मुद्दा रहेगा ना वो यह है कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन क्या है, जिस तरह यहां पर वर्ल्ड ऑर्डर आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो हमारे पास रहेगा डैम्स और कॉलोनियलिज्म, इन दोनों की आपस में कनेक्टिविटी, इसको भी देखेंगे और किस तरह जो है डैम्स आ कॉलोनियल लेगेसी आ मॉडर्न क्राइसिस इसको कंसीडर किया जा रहा है। इस चीज को भी यहां पर जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक रहेगा यहां पर वो है यूएसए सैंक्शन रिलीफ ऑन रशियन ऑयल परचेज एक्सटेंडेड। आप ये अंदाजा लगाएं कि आज आप कह सकते हैं कि ये 5th ईयर्स चल रहा है वॉर का, यूक्रेन और रशिया के दरमियान में। ठीक है, अब यहां पर प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन ने और यूएसए ने मिलकर यहां पर क्या किया था, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। लेकिन साथ में आपको पता है एक और चीज भी देखने को मिली थी कि यूएसए की तरफ से यह भी कहा गया था कि अगर रशिया से कोई ऑयल परचेज करता है तो उसको टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। और वो सबसे क्लोजेस्ट जो आप एग्जांपल दे सकते हैं वो यहां पर किसकी, इंडिया की, जहां पर 25% टू 50% जो है यहां पर इंडिया को टैरिफ का सामना करना पड़ा था। किसकी वजह से, यहां पर रशिया की तरफ से जो ऑयल परचेज किया था इन्होंने। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास आगे टॉपिक रहने वाला है जिसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है इजराइल परसुइंग एक्सपेंशनिज्म। इस चीज को देखें, जो ग्रेटर इजराइल की बेसिकली बात की जा रही है, हालांकि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन यहां पर हमें न्यू जो डेवलपमेंट्स या न्यू अपडेट्स जो देखने को मिल रहे हैं इस चीज को देखेंगे। बेसिकली यहां पर जो टर्की के अंदर अभी एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम जो 2020 के अंदर जो है इसको कह लेकर एस्टैब्लिश किया गया और अभी इसका 5th एडिशन हुआ है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि यहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर है टर्की के हिकान फिद्दान, उन्होंने क्या कहा है इस इजराइल के बेसिकली जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात की जा रही है उसके रिलेटेड। ऑलरेडी इसके ऊपर मेरा पूरा लेक्चर आया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इज द टर्की द नेक्स्ट ईरान क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप ये भी जो है वो एनालिसिस आप मेरा ले सकते हैं, वहां पर आपके जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह जो है यहां पर इजराइल और टर्की एक दूसरे के सामने है। हालांकि अगर हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो सबसे पहले जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हमें नजर आए वो इजराइल और टर्की के दरमियान में हमें देखने को मिले। हालांकि ये वही टर्की है जो मेजॉरिटी कल के यहाँ पर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज अगर देखा जाए सबसे ज्यादा तो यहां पर हमें टर्की देखने को मिला जिसने पहली मर्तबा जो है यहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए इजराइल के साथ। और आज वही हमें यहां पर जो है वो कह के एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हुए नजर आए। और अब जो है इजराइल को आफ्टर ईरान अगर कहीं पे वो अपने जो कह के यहाँ पर कंपेटिटर या अपना राइवल किसी को मानता है तो वो हो सकता है यहाँ पर टर्की। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद है नेक्स्ट 12 मुस्लिम स्टेट्स डेक्लेयर इजराइल मूव ऑन सोमालीलैंड। अब सोमालीलैंड वाला जो मामला है इसके ऊपर भी मेरा डिटेल्ड लेक्चर आया पड़ा है यहाँ पर न्यू एक्सेस के ऊपर, जहां पर मैंने बात की है। तो इजराइल का यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है, इंडिया के इंटरेस्ट क्या है, टर्की के इंटरेस्ट क्या है, जो यहाँ पर सोमालिया का पार्ट है बेसिकली सोमालीलैंड, जिसको यहाँ पर इजराइल ने जो है यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया था। और उसके लिए यहाँ पर फर्स्ट जो है यहाँ पर जो इसके अंदर न्यू डेवलपमेंट है वो ये है कि यहाँ पर अपना डिप्लोमेट जो है अपॉइंट किया है, ये चीज है। यहां पर यूएसए ने क्या कहा ये भी देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास रहेगा चूजिंग नॉट टू बी पीस ब्रोकर, इंडियाज स्ट्रेटेजिक साइलेंस आर रिलेक्टिंग ग्लोबल एक्टर। अब देखें
पाकिस्तान कहीं ना कहीं पे आपको बैक चैनल डिप्लोमेसी, एज ए ब्रोकर, एज ए फैसिलिटेटर, एज ए मेडिएटर रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। हिस्ट्री आप उठाकर देख लें, लेकिन अगर आप इंडिया की हिस्ट्री उठाकर देखें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब यहां पर नॉन अलाइड मूवमेंट बनाई गई 120 कंट्रीज की मिलकर, तो वहां पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहां पर जो उन्होंने उस वक्त भी न्यूट्रल रहने का सोचा जब यहां पर टू ब्लॉक्स के दरमियान में यहां पर राइवलरी देखने को मिली, कैपिटलिज्म और यहां पर जो है वो कम्युनिज्म। तो अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर 4 केस स्टडी हमारे पास रहेंगे कि जहां पर हो सकता है कि चाइना ने जो है इंडिया ने कहीं ना कहीं पे बैक पे कहीं पे अपना रोल प्ले किया हुआ, लेकिन इस तरह जिस तरह यहां पर पाकिस्तान उभरा है रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो वो चीज हमें यहां पर देखने को नहीं मिली। ठीक है, अब यहां पर देखें कि जिस तरह यहां पर इंडिया ने अपनी बैलेंसिंग अप्रोच या कह लें कि यहां पर कह लें कि सब कंट्रीज के साथ जिस तरह यहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कायम रखा, लेकिन ये चीज यहां पर यूएसए को काफी बुरी लगी और उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। तो अब यहां पर 4 केस स्टडी हमारे पास रहेंगे जहां पर जो है इंडिया अपना रोल प्ले करता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि यहां पर उसकी साइलेंस देखने को मिली। ठीक है, तो 4 केस स्टडी डिस्कस करेंगे। आज के जो हमारे यहां पर 6 जो टॉपिक रहने वाले हैं, ये करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरह ये रिलेट हो सकते हैं वो भी मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आपका जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे यहां पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे यहां पर वोकैब की। ठीक है, तो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली बेसिस के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि जिस तरह आप अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं इस तरह वोकैब बैंक बनाएं, और जिसको पता है ना वोकैब की इंपॉर्टेंस का, वो यहां पर वोकैब की वेरिएशन लेकर आता है अपने टॉपिक के रिलेटेड, जो है वोकैब को यूज भी करता है। ठीक है, उसको पता है कि यहां पर जो है वोकैब है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव जो यूज कह लें कि उसका जो यूज है वो उसको पता हो तो इजीली जो है अपने बहुत सारे मसाइल्स के ऊपर जो है वो कह लें कि कंट्रोल कर सकता है। फर्स्ट सबसे पहले क्या है, रेपिटेशन वाला मामला, रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स, रेपिटेशन ऑफ द आइडियाज। सेकंड क्या है, यहां पर स्टेटमेंट बोल्ड करके नहीं लिखना आ रहा, भाई वोकैब ही नहीं है कहां से लिखोगे? अच्छी वोकैब होनी चाहिए। अच्छी वोकैब मैं पहले भी कहता हूं, इट डजंट मीन कि आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होने चाहिए, नहीं, बल्कि टॉपिक के रिलेटेड और आपको सेंस पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, बोल्ड करके स्टेटमेंट को लिखना, एक्सप्रेशन को ठीक करना। अब एक्सप्रेशन तब भी ठीक होगा जब यहां पर आपके एडजेक्टिव्स और एडवर्ब भी ठीक होंगे। बहुत सारी स्ट्रेटजीज में से एक दो ये भी है कि आपके एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जो है यहां पर एक कह लें कि स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं और देन जो है हम आगे जो है नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। देखें यहां पर जो डेली बेसिस के ऊपर हम एक आध जो है स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं वो इसलिए कि जो हमारा एसए का पेपर है उसके जो सीएसएस का है, हमारा पीएमएस का भी है। आजकल तो पीएमएस आप केपीके का उठाकर देखें आपको लिटरेरी स्टेटमेंट या फिलोसफिकल स्टेटमेंट ही नजर आते हैं, जो कि अब हम कह देते हैं कि अब वो फिलोसफिकल स्टेटमेंट नहीं रहती बल्कि उसके अंदर हम और चीजें भी डाल सकते हैं। ठीक है, वो तो आपके अपने जो है ना इंटरेस्ट के ऊपर है ना कि आप सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स कहां से जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, पिक कर सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है, आपके एनालिटिकल अप्रोच कैसी है, आपका इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव कैसा है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर स्मार्टनेस भी चाहिए, जिसने अच्छा पढ़ा हुआ है देन ही स्मार्टनेस आती है, ऐसे नहीं आती। ठीक है, स्मार्टनेस उस वक्त आती है जब आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाई हो, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर स्टडी की हो, बहुत डेप्थ में जाकर आपने रिसर्च की हो, तब भी वो आपके अंदर स्मार्टनेस आती है। अगर आप स्टार्ट कुछ पढ़ा ही नहीं और आप स्मार्टनेस दिखाना शुरू कर दी है, कहीं से जो है वो बुक की जो है स्टेटमेंट निकाल कर इकट्ठा करना शुरू कर दी है, भी मैं तो स्मार्ट स्टडी कर रहा हूं बुक से निकाल, ये नहीं पता कि बुक का जो क्रक्स क्या है बेसिकली, है ना। तो वो चीज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो है कहीं से भी जो है अपनी स्टेटमेंट को पिक करें। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास जो स्टेटमेंट है यहां पर जॉन कैंडी क्या कहते हैं, जो स्टेटमेंट है इसको यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखें उसने कहा है कि अ चाइल्ड मिस एजुकेटेड इज अ चाइल्ड लॉस्ट, जॉन कैंडी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। देखें एजुकेशन जो है ना आजकल जो ट्रेंड चला हुआ ये है कि हमने बस जॉब लेनी है और कुछ भी नहीं है। अगर एजुकेशन का सही पर्पस देखा जाए ना तो सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बाकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, रसल को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए तो एजुकेशन जो है ना वो आपका लगे करैक्टर बिल्डिंग के लिए काम करती है। करैक्टर बिल्डिंग, तरबियत, आपकी ट्रेनिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती। तो इसलिए एजुकेशन जो है अगर यहां पर बच्चों को सही राइट डायरेक्शन में एजुकेशन ना दी जाए तो फिर क्या होगा, उसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। ठीक है, तो जब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे तो सोसाइटी यहां पर कैसे सुधरेगी आपकी, नहीं सुधर सकी।
नहीं सुधर सकती ना। अब हमारा माइंडसेट क्या बना पड़ा है यहां पर एजुकेशन का, करंट सिनेरियो में बात की जाए, भाई जॉब लेनी है, ठीक है। अब हमारा जो पूरा माइंडसेट ही जॉब के लिए यहां पर हो चुका है। हालांकि रसल क्या कहता है यहां पर, एजुकेशन का पर्पस क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यहां पर बूस्ट अप करना है, इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव को यहां पर जो है वो बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर आपके जो एनालिटिकल एबिलिटी है उसको यहां पर क्या करना है, डेवलप करना है। एजुकेशन का ये मतलब है। उसके साथ साथ जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो ट्रेनिंग है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, लेकिन वो चीज यहां पर देखने को नहीं मिलती। अब होता क्या है, सॉरी टू से, बहुत सारे एस्पिरेंट सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, लाइनों में लगे पड़े हैं कि भाई सीएसएस करना है। अब ये तो देखें कि एजुकेशन जो हम लर्न करते रहे, जो एजुकेशन का पर्पस था, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, उसके बाद इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्या हमें वो यहां पर देखने को मिल रही है जब हम यहां पर सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? और सिविल सर्विस एग्जाम्स के अंदर ही अगर हम देखें ना कहीं पे हमें एक चीज देखने को मिलती है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। वो आप कह सकते हैं कि यहां पर एनालिटिकल एबिलिटी आपकी डेवलप होती हुई आपकी नजर आती है। लेकिन जो तो आपका यहां पर प्रिपरेशन करते हैं और देन अपना साथ साथ जो एनालिटिकल एबिलिटी या इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव को डेवलप करते हो, तो आप बचाए फिर आपकी एजुकेशन का क्या रोल है? यहां पर सिर्फ आपको डिग्री दी है, डिग्री सिर्फ अप्लाई करने के लिए काबिल बना दिया है, जस्ट इतना ही है ना, बाकी क्या रोल है आपके एजुकेशन का? बाकी तो आपको प्रिपरेशन शुरू से स्टार्ट से करनी पड़ रही है, सबको करनी पड़ती है, लेकिन आपके अंदर क्या क्रिटिकल जो थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए वो हुई है? नहीं हुई ना। तो यही चीज है। तो अगर देखा जाए तो बचपन से ही अगर बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, राइट डायरेक्शन में दी जाए, तो यहां पर जो है वो फिर जो है उनके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है, वो सारी चीजें अगर स्टार्ट से ठीक की जाए तो बाद में वो जॉब के लिए जो आप आज भाग रहे हैं ना, जॉब के लिए अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इतनी अच्छी होती, एनालिटिकल एबिलिटी अगर इतनी अच्छी है, तो आपको जो आज इतनी तगोदो करनी पड़ रही है ना जॉब के लिए, ना करनी पड़ती, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते भी तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पहले से अवेलेबल थी, आप उससे फायदा उठाते, लेकिन वो चीज यहां पर देखने को नहीं मिली। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब यहां पर आप सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स अपने उठा सकते हैं, कोई भी, मैं जैसे पहले भी कहता हूं, यहां पर कोई फिलोसफर्स उठा लें, ठीक है, उसके बाद कोई एजुकेशनिस्ट उठा लें यहां पर, ठीक है, जॉन डेवी के आप यहां पर स्टेटमेंट्स उठा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए रसल को उठा सकते हैं यहां पर। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिलोसफर्स उठा सकते हैं, राइटर्स आप ले सकते हैं, पोएट्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी देखा जाए लिटरेचर आपका भरा पड़ा, तो सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स अपने लिखते जाएं और आपका ऐसे की आउटलाइन जो है यहां पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास जो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन एंड चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए 2026 के अंदर जिस तरह हमें यहां पर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है, एक तरफ तो आपने जो है वो कह लें कि जब स्टार्ट हुआ 2026, उस वक्त से ही आपको, जब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहां पर मीटिंग होती है 19 to 23 जनवरी 2026, जहां पर मार्क कार्नी की स्टेटमेंट्स आपको नजर आएंगी कि आपका ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर यहां पर एंड होता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक के भी कहा गया कि एंड हो चुका है। यहां तक कि मारियो द्रागी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई आपका जो है वर्ल्ड ऑर्डर जो है यहां पर क्या हो चुका है, डिफंक्ट हो चुका है। यह चीज भी है इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। तो अब वही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान ने जो अपनी एक कह लें कि स्ट्रैटेजिक अप्रोच या डिप्लोमेटिक अप्रोच, बैलेंसिंग एक्ट, उसके बाद पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह लेकर चला है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फ्रेज रहेगा स्विंग स्टेट, क्लाइंट स्टेट, जो पाकिस्तान हमेशा से, जो जैफर लॉर्ड क्रॉस्टिफी की अगर आप बुक पढ़ें, पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, उसके अंदर वो क्या कहता है? वो कहता है कि हमेशा पाकिस्तान जो है एज ए क्लाइंट ही रहा है दुनिया का। एक तरफ उसने यहां पर एग्जांपल दी यूएसए की, दूसरी यहां पर रशिया की, ठीक है। यहां पर जैफर लॉर्ड क्रॉस्टिफी की बुक पढ़े, आपको पता चल जाएगा यहां पर उसने क्या कहा। तो आज पाकिस्तान यहां पर जो स्विंग स्टेट देखने को मिल रही है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहां पर जो पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन क्या है, इस चीज को भी पहले अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपको चीजें जो है ना वो अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट,
एक तरफ तो यहां पर आपका वर्ल्ड ऑर्डर या ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हो रहा है, दूसरे जो है तरफ जो है पाकिस्तान जो है अपनी स्ट्रैटेजिक जो डॉक्ट्रिन है उसको अलाइन कर रहा है किसके साथ, जियोपॉलिटिक्स के साथ। और जियोपॉलिटिक्स के साथ अपना अलाइन करते हुए किसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है, यहां पर ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर जिस तरह यहां पर चेंज हो रहा है, और वो किस तरह कर रहा है, अब इस चीज को यहां पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर हमारे पास रहेगा स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड कर। देखें स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन एक ऐसी पॉलिसी कह सकते हैं, एक ऐसा असूल कह सकते हैं, या ऐसा ढांचा कह सकते हैं जिसके अंदर स्टेट क्या करती है, बेसिकली अपने सिक्योरिटी, डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, वॉर एंड पीस के मुतल्लिक फैसले खुद करती है। ठीक है, अब वही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है, फॉरेन रिलेशंस भी हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं, ठीक है, वॉर एंड पीस वाला मामला, वॉर भी देखने को मिल रही है और पाकिस्तान एज ए पीस मेकर रोल प्ले कर रहा है, ये भी चीज है। इसलिए मैंने यहां पर पीस मेकर के ऊपर लेक्चर पहले शूट किया था, यहां पर अपलोड किया था, ताकि आप जो है वहां से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। जब से यहां पर बात चल रही है ना पाकिस्तान के रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, पाकिस्तान जिस तरह यहां पर उभरा है एकदम से अपना रोल प्ले करता हुआ एज ए पीस मेकर, तो मैंने पूरा हिस्ट्री को उसको कवर किया। ठीक है, तो आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो जाए। पाकिस्तान फिर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस लेक्चर आप ले सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब यहां पर ये तो होगा स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन, अब इसको कैसे मैनेज कर रहा है इस चीज को देखते हैं। देखें फ्रॉम इंडिया सेंट्रिक टू ग्लोबल, पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की यहां पर स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन कहां तक थी, इंडिया के, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ऑलरेडी 4 to 5 वॉर्स हमें देखने को मिल रही। प्रीवियस मेयर के अंदर जो 2025 के अंदर ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर देखने को मिली इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में। तो पाकिस्तान और जो इंडिया के दरमियान में हमेशा से टसल है, कश्मीर वाला मामला आपके सामने ही। बाकी अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान और जिस तरह यहां पर इंडिया का जो हमें यहां पर कोलैबोरेशन या रीअप्रोचमेंट देखने को मिली, तो ये सारी चीजें हैं यहां पर। ठीक है, तो अब यहां पर पाकिस्तान की जो शिफ्टिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने भी अपने उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो है वो ढाला है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। ठीक है, अब कोई यहां पर अगर कोई चीज स्किप हो जाती है तो आप प्लीज जो है कमेंट के अंदर लाजमी लिख दीजिएगा कि सारी ये चीज है। ठीक है, रिव्यूइंग ट्रेडिशनल इंडिया सेंट्रिक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, ये हो गया हमारे पास। अडॉप्टिंग डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजिक अप्रोच, अब इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें साथ ही पॉइंट ऐड कर लेते हैं, द स्विंग स्टेट एडवांटेजेस, इससे क्या फायदा हुआ इसको देखते हैं। देखें पहले तो आप स्विंग स्टेट को अंडरस्टैंड करना क्या है। स्विंग स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट की अपनी ऑटोनॉमी, क्या होती है, ऑटोनॉमी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होती है, वो अपना खुद से जो है अपने फैसले करने के काबिल होते हैं। तो यहां पर जो क्लाइंट की हम बात कर रहे थे, ये बेसिकली शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है किसकी तरफ से, बेसिकली यहां पर जो क्लाइंट की बात कर रहा था मैं। ठीक है, अब क्लाइंट स्टेट किसको बोला जा रहा था, बेसिकली यहां पर पाकिस्तान को। किसने बोला यहां पर, जेफर लॉर्ड क्रॉस्टिफी की आप बुक पढ़ा यहां पर पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, तो आपको यहां पर चैप्टर में मिलेगा यहां पर। ठीक है, तो पाकिस्तान ने यहां पर अपनी शिफ्टिंग की किसी स्विंग स्टेट। अब स्विंग स्टेट के अंदर अब वो यहां पर चीज देखने को मिल रही है जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी, उसके बाद अवॉइडिंग रिजिड अलायंस। यहां पर अलायंस का मतलब है कि पाकिस्तान ने जिस तरह वॉर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, पाकिस्तान ने किसी को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, अब यहां पर आप देखें सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में मामला हुआ तो पाकिस्तान ने ज्वाइन नहीं किया। सऊदी अरेबिया यूएई का मामला हुआ तो पाकिस्तान ने ज्वाइन नहीं किया, न्यूट्रलिटी नजर आई। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूएसए, इजराइल और ईरान वाला मैटर है तो पाकिस्तान ने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया, बल्कि क्या कर रहा है यहां पर एज ए मेडिएटर रोल प्ले करता हुआ। 40 साल में कितना, 40 to 50 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने दोनों को, ईरान और यूएसए को एक टेबल के ऊपर आमने सामने लाकर खड़ा किया इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर। तो यह सबसे बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। ठीक है, और यह स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस अगर देखने को मिले, जहां पर हम मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात की थी मैंने, तो पाकिस्तान को यह जो वॉर हुई यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया और पाकिस्तान, तब से जो है यहां पर पाकिस्तान की जो है चीजें देखने को मिल रही है। एनहांसिंग रेलेवेंस बाय डाइवर्सिफाइंग नेशनल इंटरेस्ट, अब यहां पर इस चीज को करते हैं, और अलाइनिंग जियोपॉलिटिक्स विद चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। अब इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं, आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान का बैलेंसिंग अप्रोच। ठीक है, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक अप्रोच की बात करें, यहां पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। अब एक तरफ यहां पर हमें नजर आ रहा है चाइना, दूसरी तरफ यहां पर गल्फ स्टेट्स, ईरान, और यहां पर यूएसए, और उसके बाद अगर देखा जाए तो रशिया। ठीक है, अब पाकिस्तान यहां पर देखे कि किस तरह अपना बैलेंसिंग अप्रोच का, हालांकि यह पाकिस्तान के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट था
अब अगर देखा जाए तो रशिया और यहां पर यूएसए, इनकी आपस में राइवलरी, सैंक्शंस लगाए हुए हैं सारे, और किस मैटर को लेकर है? बेसिकली यूक्रेन और रशिया वाला मामला, ठीक है। वो अब उसी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन यह आपको ऑलरेडी पता है, नाउ हाउ है उसके बारे में आपको, ठीक है। अब यहां पर पाकिस्तान, दूसरा यहां पर चाइना और यहां पर यूएसए के दरमियान में ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर आप कह सकते हैं। तो पाकिस्तान फिर भी न्यूट्रल दोनों के साथ, क्योंकि एक के साथ यहां पर सीपैक देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान का नेबर कंट्री भी है, और उसके साथ शुरू से ही जो है यहां पर पाक चाइना जो हमें यहां पर जो है वो कह लें कि पाक चीन दोस्ती ये देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर देखा जाए इसकी जो बाउंड्री यहां पर साइन की गई 1963 के अंदर, वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ एक और चीज भी है कि पाकिस्तान ने जो है यहां पर जिस तरह आईएमएफ का आप देखा जाए, वर्ल्ड बैंक देखा जाए, जिस तरह यहां पर उन्होंने यहां पर जो है 25th प्रोग्राम भी देखने को मिला, तो यूएसए के साथ भी रिलेशंस देखने को मिला। फिर रेयर अर्थ मिनरल्स को भी लेकर यहां पर जो है वो डील हुई पाकिस्तान और जो है वो यूएसए के दरमियान में, ये चीज है। फिर आपको पता है कि यहां पर पाउल कपूर की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमें जो नजर आते हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो यूएसए के, और उसके बाद हमारे जो सीडीएफ आसिम मुनीर साहब, उनके भी यहां पर मुज़ाकरात, उनके भी यहां पर निगोशिएशंस, और यहां तक कि यहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो यूएसए के मार्क रूबियो, उनकी तरफ से भी पाकिस्तान को रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर जो है वो कह ले के स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो है वो कंसीडर किया गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ यहां पर देखने को मिला। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और यूएसए हमें हिस्ट्री उठाकर देखे तो क्लोज ही नजर आए। आज सीटों वाला आप देख सकते हैं, सीटों वाला आप देख सकते हैं यहां पर 1950s के बाद, तो फर्स्ट टाइम यहां पर 1950s के बाद जो फॉरेन एड कहां से यहां पर जो है यूएसए की तरफ से। उसके बाद 1965 के अंदर देख सकते हैं, 1971 के अंदर देखिए यूएसए के तो अभी रिलेशन आकर बढ़ना शुरू हुआ ना आफ्टर 2000 के अंदर। 2000 के अंदर पाकिस्तान यहां पर नॉन कह लें कि यहां पर नेटो अलाय भी रहा है, नॉन नेटो अलाय की बात कर रहा हूं मैं। 20 ईयर तक जो है यहां पर वॉर लड़ी गई है, यह चीज भी है। तो अगर देखा जाए बात दूर चली गई, लेकिन यह है कि पाकिस्तान ने करंट सिनेरियो के अंदर जिस तरह यहां पर गल्फ स्टेट्स के साथ भी, चाइना के साथ भी, और ईरान के साथ भी, और यूएसए के साथ भी अपना जो है वो बैलेंसिंग एक्ट के साथ काम किया है, और वही चीज हमें देखने को मिली जिस तरह यहां पर ये स्विंग स्टेट है, और स्विंग स्टेट से यहां पर फायदा हुआ, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान की ऑटोनॉमी को सामने रखते हुए डिसीजन मेकिंग की, ठीक है, तो इससे फायदा भी, एडवांटेजेस हुए सारे, ठीक है। अब यहां पर पीस ब्रोकर, आपको पता है यहां पर एडवांटेजेस सबसे पहले यहां पर देखे, यहां पर जो पाकिस्तान पीस ब्रोकर रोल प्ले किया, अपॉर्चुनिटी टू मेडिएट एंड फोस्टर रीजनल स्टेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है भाई? सिक्योरिटी एंड पीस, ठीक है। फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम क्या कहते हैं भाई? सब जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात, हमसाया ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, मुस्लिम स्टेट जितने भी है मुस्लिम ममालिक उनके साथ हमारे अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात, और रीजनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर सिक्योरिटी एंड पीस, अमन और अमान का दर्ज दिया कि भाई ये चीज है। लेकिन एक चीज उन्होंने और भी बोली जो मैं पहले भी लेक्चर में कह चुका हूं यहां पर कि भाई हम अग्रेसिव डिजाइन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये चीज है। लेकिन अब ये यहां पर देखें ट्रांजिशनिंग टू नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जिस तरह यहां पर हमें अब ये बात की जा रही है बेसिकली यहां पर सऊदी अरेबिया के मामले में, ठीक है। अब सऊदी अरेबिया और यहां पर पाकिस्तान के दरमियान में स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट साइन होते हुए नजर आया। यूएसए की तरफ से आप देखें F-16 के ऊपर यहां पर जो सैंक्शन थे, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन थी, उसके ऊपर रिलीफ मिला जो 600 प्लस जो है समथिंग $1 मिलियन बनता है। आप कमेंट के अंदर बताएंगे कि उसकी एग्जैक्ट प्राइस कितनी है, ठीक है, तो ये चीज आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिंग रोल्स एज ए मीडिएटर, सिक्योरिटी गारंटर, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटीज विद इजराइल। अब एक चीज और भी है कि अब अगर यहां पर यूएसए अगर देखने को मिल रहा है वेस्ट एशिया के अंदर, थोड़ा सा अगर पीछे देखने को मिल रहा है, तो यहां पर इजराइल आपको आइसोलेशन में देखने को मिलेगा। अब सब एक साइड पे यूएसए, यहां पर एक साइड पे, अगर यहां पर इनके दरमियान में यहां पर मुद्दा हो जाता है, पूरा एग्रीमेंट हो जाता है, मुद्दा साइन हो जाता है कि ईरान और यूएसए के दरमियान में, तो फिर आप प्लेसमेंट चेक करिएगा यहां पर इजराइल की, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए तो यूएसए भाई, यूएसए पहले भी कहता है भाई नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट है, उसके लिए चाहे कोई डेमोक्रेटिक स्टेट है, चाहे कोई अथॉरिटेरियन रजीम है, चाहे रिलीजियस स्टेट है, चाहे सेकुलर स्टेट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए भाई एक ही चीज है, नेशनल इंटरेस्ट, और यही इंपॉर्टेंट चीज है। और यही रियलिस्ट जितने भी कहते हैं, रियलिस्ट यही कहते हैं कि भाई नेशनल इंटरेस्ट पहले, स्टेट जो है सबसे पहले,
ठीक है, और यही चीज जो है यूएसए करता है। तो इसलिए तो अब यहां पर आप चेक करें ना कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो पॉलिसी है, बात कर रहे थे उसकी हम, ठीक है, उसके अंदर क्या है, फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट, ठीक है। तो उसके अंदर बड़ा उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा। यहां पर यह भी कहा गया कि भाई यूएसए की तरफ से जो है एकदम से जब से ये पॉलिसी को जो है फॉर्म किया गया या स्टैब्लिश किया गया यहां पर, तो यहां पर जो है वो कहा कि जितने एम्बेसडर थे उनको यहां पर लिस्ट बनाई गई यूएसए की तरफ से, भाई उनको बुलाया गया यहां पर डिस्कशन को। पहला उनका नारा क्या होना चाहिए यहां पर चीज, अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, ये चीज। अब यहां पर जो बर्डन शेयरिंग और यहां पर जो चीज मिली ना बर्डन शिफ्टिंग, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर जो है वो पाकिस्तान को जिस तरह बैक चैनल डिप्लोमेसी अपना रोल प्ले किया, ठीक है, जिस तरह यहां पर 15 पॉइंट से एक तरफ देखने को मिले, 10 पॉइंट से एक तरफ देखने को मिले और 5 पॉइंट्स पाकिस्तान और चाइना, हाँ ये चीज भी। अब यहां पर बैक चैनल डिप्लोमेसी का रोल प्ले करते हुए पाकिस्तान ने तो इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स करवा दी, सारा कुछ हो गया, दोबारा भी अभी चल रही है पूरी स्टाइल्स ताकि इनका मामला सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है, ये चीज भी है। लेकिन अब जो है ना यहां पर इशू जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो इजराइल वाला मैटर है उसको बेसिकली यहां पर देखा जा रहा है, ठीक है। ये एक कह ले कि ये इशू जो है वो पाकिस्तान के लिए है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज जो हमें देखने को मिल सकती है। रिक्वायर्स इजराइल टू रिवाइज इट्स फेयर बेस्ड डॉक्ट्रिन, ठीक है, इंपैक्ट ऑन यूएसए इजराइल टाइज पोस्ट क्राइसिस इन वेस्ट एशिया। तो इससे कहीं ना कहीं पे हमें जो इंपैक्ट जो है वो इजराइल के ऊपर भी पड़ते हुए नजर आएंगे, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। तो अब यहां पर जो हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए, ये अगर देखा जाए हमारे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक अप्रोच, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक अप्रोच, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, ये सारे के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर डैम्स जो कॉलोनियल लेगेसी और मॉडर्न क्राइसिस, इसके अंदर 4 पॉइंट्स है। मैं मोटे मोटे चीजों को बता देता हूं, ओवरव्यू दे देता हूं, इसका डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन देगा भी तो आप वाटर क्राइसिस के रिलेटेड देगा या इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर देगा कि उसके लिए मेजर्स क्या हो सकता है, पॉलिसी मेजर्स क्या हो सकता है, टेक्निकल रिवाइवल होना चाहिए या पॉलिटिकल कंसेशन होना चाहिए, तो इस तरह वो चीजों को लेकर पूछ सकता है, ठीक है। डैम्स का रिलेटेड है तो डैम्स ने ऑलरेडी जो है आपने बहुत सारा मेमोराइज किया हुआ, लेकिन हम बात करेंगे यहां पर कॉलोनियल लेगेसी और मॉडर्न क्राइसिस, जितना हमें यहां पर वाटर क्राइसिस या वाटर सिक्योरिटी देख रहे हैं। 4 पॉइंट्स है, 1 बाय 1 जो है यहां पर मैं ओवरव्यू देता जाऊंगा कि बेसिकली कॉलोनियल लेगेसी किस तरह जो है इसको कंसीडर किया जा रहा है या समझा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कॉलोनियल लेगेसी और मॉडर्न क्राइसिस, इसके अंदर सबसे पहले देखा जाए कॉलोनियल फाउंडेशन। अब यहां पर क्या हुआ कि 1800 कब बेसिकली सन 1800 के अंदर जो है यहां पर जो है वो कह ले के ब्रिटिश की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहां पर डेवलप जो है वो होना शुरू हुए। सबसे पहले ब्रिजेस, डैम्स और कैनाल्स हमें देखने को मिली। तो यहां से ही जो है वो कह ले कि वाटर एक्सप्लॉयटेशन आपकी स्टार्ट हुई। आपको क्या लगता है कि वो नहरें और कनाल वो सारी चीजें आपके लिए बनाई थी? बल्कि वो एक डिसकनेक्टिविटी भी उससे हुई। नो डाउट कि पानी को जिस तरह यूज करना चाहिए था उसके एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, आज वही कॉलोनियल लेगेसी देखने को मिल रही है जहां पर कह ले के जितने भी ह्यूमन बीइंग्स का जहां पर पानी के साथ ताल्लुक था, आज वो ताल्लुक किसमें कन्वर्ट हो चुका है, यहां पर ट्रांजैक्शनल। अगर देखा जाए तो बार्गेनिंग, खरीदो फोख्त में जो है आपको कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। बात हमने की थी यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी की, बिजनेस टाइप ऑफ आपको ट्रीटी लगेगी, इसके ऊपर भी हमने एनालिसिस किया था, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए सेकंड एक्सप्लॉयटेशन फॉर लुक्रेटिव कमर्शियल एग्रीकल्चर, जितना भी इन्होंने फायदा उठाया, ठीक है, यहां पर ब्रिटिश ने। उसके बाद अगर देखा जाए मैन मेड डिजाइंस, डिजास्टर्स एंड नॉट नेचुरल इवेंट्स, ठीक है। अब जितना भी यहां पर आज वो डैम्स हैं या जो बनाए गए, आज वो आपको डैमेजेस होते हुए भी नजर देखें। अगर दुनिया के अंदर अगर डैम्स की बात की जाए तो तकरीबन 5800 डैम से ऊपर हैं। कितने? 5800 से जो है वो हमें डैम ऊपर देखने को मिलते हैं। अब इनकी मुद्दत कितनी हो सकती है यहां पर? 50 to 100 ईयर तक। अब उसके बाद तो इसके डैमेज ही होना ना, इसने गिरना ही है। तो जब ये गिरेगा तो ये 8300 जो है यहां पर क्यूबिक किलोमीटर तक जो है इसका पानी फैल सकता है, और ये पाकिस्तान उसी का मैं चीजें देखने को मिल रही है। अब यहां पर जो है ना एक और चीज भी डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं ना यहां पर जो तरबेला डैम और मंगला डैम की बात करते हैं। अब दोनों का ना जो आपने फाउंडेशन बतानी है कि बेसिकली इनको कंप्लीट कब किया गया, दोनों का, तरबेला डैम और मंगला डैम, और कौन से दरिया के ऊपर ये बेसिकली कायम है, ये आपने कमेंट के अंदर बताना, ठीक है। अब पता तो चला ना आपकी एंगेजमेंट कितनी है, ठीक है। ये चीजें आपने बता, हमारे इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, चलो हमारे नॉलेज के जो बढ़ाने के लिए, आप तो पहले 30 मार्क खाना। अच्छा, यहां पर अगर देखा जाए
तो बात कर रहे थे हम यहां पर 8,300 तरबेला डैम और मंगला डैम की, तो ये इतना पानी फैल सकता है। अब उनके अंदर जो बहाव यहां पर जो स्टोरेज कमी आई है, उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है सेडिमेंटेशन जो हमें देखने को मिल रहा है, रॉक्स जो यहां पर आकर इकट्ठा शुरू होना हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर यूएनओ का यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट जो है यहाँ वाटर के रिलेटेड है, उसकी रिपोर्ट के में उन्होंने क्या कहा, बल्कि उन्होंने कहा जो आने वाले सालों में अगर देखा जाए ना, तो ये जो डैम्स है इनका पानी 1/4 से भी जो इनका जो है ना वो कम हो जाएगा, 1/4 1/4 जो है यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी स्टोरेज की। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो रॉक्स है वो आस्ता आस्ता भाल जो होती आती है ना, वो यहाँ पर डैम्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर पानी जो स्टोरेज है वो कमी होना शुरू हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा भी अगर देखा जाए फ्लड्स है, यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उसकी वजह से यहाँ पर डैमेजेस होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तबाह होते हैं, वो एक अलग यहाँ पर चीज है। अब यहाँ पर कॉलोनियल, यहाँ पर जो कॉलोनियल लेगेसी की बात की, अब नहरें हैं यहाँ पर, यह जो हमें आज पाकिस्तान का जो नहरी निजाम बड़ा अच्छा कंसीडर किया जा रहा है दुनिया के अंदर, अब ये भी तो देखे ना कि उसका लॉस भी कितना फेस करना पड़ा है। एनवायरमेंटल और सोशल स्कर्स का अगर बात की जाए, सेडिमेंट स्टारवेशन, एग्जैसरबेटिंग, यहाँ पर फ्लड्स की बात की, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, मानचर लैक आप देख लें फ्रेश वाटर के लिए, लेकिन अब वो टॉक्सिक बन चुकी है यहाँ पर, फुजला जात वगैरह और जिस तरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज एंड लॉस ऑफ लिवलीहुड्स, जिस तरह यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पर फ्लड्स आ रहे हैं, तो अब देखिएगा कि यहाँ पर किस तरह जो है हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टोरेज बनाया गया है जो डैम्स की, अगर उनकी यहाँ पर मुद्दत 50 साल है, 100 साल के बाद एंड हो जाती, तो पाकिस्तान जैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री एक डैम जो या कालाबाग डैम की बात की जा रही है दूसरा कैसे पूरे करेंगे। दूसरा यहां पर जो इनको एक्सप्लोटेशन है वो इस चीज को अंडरस्टैंड करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ऑन्टोलॉजिकल अगर देखा जाए यहां पर वायलेंस, नजरियाती वायलेंस की बात की जा रही है, तो वाटर रिड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग एंटिटी टू ट्रांजैक्शनल एसेट। देखें, बात हम कर रहे थे कि जो यहां पर पानी का जो ताल्लुक था ना इंसानों के साथ, वो यहां पर खत्म होकर कन्वर्ट हो गया किसमें, यहां पर ट्रांजैक्शनल एसेट में, यहां पर खरीदो फरोख्त में हो चुका है, बार्गेनिंग हो रही है, ये चीज यहां पर देखने को। अब क्यों यहां पर हमने बात की थी कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, कह कि आप बिजनेस टाइप ऑफ ट्रीटी नहीं लगती आपको, जब हमने यहां पर बात की थी, और जिस तरह यहां पर जो है वो बैंक ने यहां पर पैसे इकट्ठे किए और डिमांड की और फिर यहां पर लगाए गए, वो सारी चीजें सर। उसके बाद स्वेड इंडिजिनस रिलेशनशिप विद वाटर, जिस तरह यहां पर मुकामी लोगों का ताल्लुक था पानी के साथ, वो तो यहां पर खत्म हो गया, सारा खरीदो फरोख्त में यहां पर कन्वर्ट कर दिया गया। किसने सिस्टम को स्टैब्लिश किया यहां पर, कॉलोनियल लेगेसी जो देखने को मिल रही है ना, ब्रिटिश जितने। जियोपॉलिटिकल डेट ट्रैप, अब यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि मामला चलता किस तरह है। अब एक तरफ तो यहां पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर वाटर क्राइसिस को सामने रखते हुए क्या किया जाता है, बार बार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए डेट दिया जाता है, भाई आप यहां पर डैम्स बनाओ, आप प्रोजेक्ट्स लगाओ। अब कहीं ना कहीं पे जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, इसको बेसिकली रिलेट किया जाता है चाइना के साथ। आज चाइना का क्या था यहां पर, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म देखना है, लेकिन चाइना की तरफ से कहा भाई ऐसा काम नहीं है कि भाई डिजर्व करते इसलिए हम काम करते हैं। यहां पर अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर जो इन्होंने लोन दिया और सारी चीजें देखने को मिली, BRI प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया, अगर इसके मध्य में जो यहां पर लोन दिया गया, फिर यहां पर चाइना को बोला गया ये तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, ये चीज है। अब यहां पर देखें कि तरबेला डैम है या मंगला डैम है या कोई भी वाटर कोई भी डैम है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, तो यहां वर्ल्ड बैंक भी आपको प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा फंड्स। उसके बाद यहां पर ये कंट्री, इससे होता क्या है, अब अपने कंट्रीज के अंदर ये खुद लोग क्या कर रहे हैं, डैम से शिफ्टिंग कर रहे हैं, डैम से क्या कर रही है, शिफ्टिंग कर रहे हैं, है ना, क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे। लेकिन खुद जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर क्या कर रहे हैं, यहां पर डैम एस्टैब्लिश। जब हम यहां पर 50 साल पीछे समझ यहां पर खड़े थे, तो अब यहां पर वो भी चाह रहे हैं कि दूसरे स्टेट भी यहां पर ही 50 साल जो पीछे हम खड़े थे वहां पर आकर स्टैंड करें, ताकि हम तक आते आते जब एडवांस में आएंगे तब हम और ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे यहां पर। ठीक है, ये चीज है। अब यहां पर देखा जियोपॉलिटिकल न्यू कॉलोनियल आपके सामने इंस्टीट्यूशंस है, फंड डैम्स इन पाकिस्तान, डेट कन्वर्टेड टू जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वर्ल्ड बैंक कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहां पर नेचर स्मार्ट, अब यहां पर एक और चीज भी है, ताजिकिस्तान के अंदर रोगन डैम जो बनाने की बात की गई, अब यहां पर फंड कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है भाई। अब वर्ल्ड बैंक जो फंड दे रहा है यहां पर, तो कहीं ना कहीं पे जो हम जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, तो क्या वो नहीं होगा, जो यहां पर 50 साल या 100 साल उस डैम की यहां पर है, और उसके भी अंदर अगर देखा जाए तो कमी आती रहती है स्टोरेज की, जो कहे एक कह का फ्रूटफुल नहीं है ना। ठीक है, बहुत सारे लॉस होने से तो बचाया जा सकता है, लेकिन
एट द सेम टाइम ऑल्टरनेटिव भी तो है ना उसका, कोई ना कोई, उसकी तरफ लेकर जाया जाए। ठीक है, तो लेकिन अब क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी, आप बनाओ डैम्स, हम आपको पैसा देंगे, और फिर कमाएंगे कौन, वही जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहेगा आपका। अब बात नहीं कर, जो पैसा दे रहा है वही बात करेगा। ठीक है, उसकी पॉलिसी के अंदर चलेंगी सारी बातें, आपकी कौन सुनेगा। ठीक है, ये चीज है। तो आप देखा जाए तो डैम से जो कॉलोनियल माइंडसेट किस तरह का था, किस तरह यहां पर जो है जितने भी कहने के रिसोर्सेस थे उनको एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाल कर लेकर जाया गया। उसके बाद न्यू कॉलोनियल आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, ये दोनों का जो है हमने यहाँ पर कंपैरिजन, इसलिए यहाँ पर हमें जो है ना मॉडर्न क्राइसिस, जो वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आप झड़पें हो रही है, एक दूसरे के साथ क्लैश चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। अब इंडस वाटर ट्रीटी को क्या किया गया, यहाँ पर इंडिया की तरफ सस्पेंड कर दिया गया आफ्टर पहलगाम अटैक, अब वही मसला बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज भी है। चलें ये अब बात करते हैं जी हम अपने यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए, या आप कह सकते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर या आईआर के अंदर। ठीक है, तो करंट अफेयर के रिलेटेड भी इसके अंदर 4 पॉइंट्स रहेंगे बेसिकली, जो हम 1 बाय 1 जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इसको जो है यहां पर डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर डिप्लोमेसी, रीजनल सिक्योरिटी, और उसके बाद हमारे पास जियो पॉलिटिक्स। यहां पर जो टर्की स्लैम्स इजराइल मोर लैंड, और उसके बाद देखा जाए नॉट सिक्योरिटी, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहां पर जो एनातोलिया जो हमें डिप्लोमेसी फोरम देखने को मिल रहा है, देखें ये बेसिकली कह लें कि आपका 2020 के अंदर जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसकी जो फर्स्ट हमें एडिशन देखने को मिला वो कब देखने को मिला, 2021 के अंदर। ठीक है, तो अभी जो इसका 5th एडिशन हुआ है यहां पर, और ये कहां पर हुआ है, टर्की के अंदर हुआ है, और अब देखा जाए 2026 के अंदर। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं यहां पर 17 to 19 हमें यहां पर जो है अप्रैल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब ये समिट हुई है यहां पर जो फोरम, तो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो अटेंड किया गया वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने यहां पर इसको अटेंड किया। तो यहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर है, यहां पर जो टर्किश फॉरेन मिनिस्टर है हक्कान फिदान, उन्होंने जो यहां पर स्टेटमेंट दिया, ये इंपॉर्टेंट है, जो ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे थे। देखें, हिस्ट्री अगर उठाकर देखा जाए, हिस्ट्री अगर उठाकर देखें, टर्की और यहां पर इजराइल दोनों आपस में क्लोज रहे, इनको डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी, यहां तक इनका 8,40,000 समथिंग जो डॉलर इनके डील भी देखने को मिली, एग्रीमेंट भी देखने को मिले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप चेक कर सकते हैं यहां पर। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर वीजा जारी किए गए टर्की की तरफ से, मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब जो है ये एक दूसरे के साथ क्लोज थे। बात हमने की थी यहां पर पेरिफेरी डॉक्ट्रिन की, अगर आपने ग्रेटर इजराइल को पढ़ा है, पेरिफेरी डॉक्ट्रिन क्या थी कि आउटर सर्कल, ये तो करीबी थे ना जितने भी इजराइल के। ठीक है, करीबी को छोड़कर इसने क्या किया, ईरान के साथ ताल्लुकात कायम किया, टर्की के साथ ताल्लुकात कायम किए, पेरिफेरी डॉक्ट्रिन। ठीक है, जो हमें यहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर देखने को मिले, उनकी तरफ से अडॉप्ट की गई। ठीक है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इजराइल अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कहां पे देखने को मिल रहा है जी। सबसे पहले तो अगर देखा जाए, आपको पता है यहां पर गजा के अंदर सबसे बड़ा केस स्टडी, ठीक है, वेस्ट बैंक के अंदर, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ईस्ट यरूशलेम। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ये यहां पर देखें कि जो एक्सपेंशनिज्म जो देखने को मिल रही है इजराइल की, ग्रेटर इजराइल की जो बात किया, हक्कान फद्दान की तरफ से यहां पर क्रिटिसाइज किया कि भाई अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो यहां पर किया जा रहा है ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, ये किसी की सॉवरेनिटी को वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, गाजा वाला मैटर, वेस्ट बैंक वाला और पैलेस्टाइन वाला आपके सामने है। ठीक है, ये यहां पर केस स्टडी रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो यहां पर नेतन्याहू's गवर्नमेंट यूजेस सिक्योरिटी एज ए प्रीटेक्स्ट फॉर द ऑक्यूपेशन, तो यहां पर जो कब्जे के पीछे जो बात की, सिक्योरिटी कंसर्न को सामने रखते हुए पीछे से जो यहां पर कार्रवाई डाली जा रही है, बेसिकली उसकी बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉड रीजनल इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, हाइटेंड टेंशन, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में कॉल फॉर रीजनल पीस। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट रहेगा। तो अब यहां पर देखा जाए हमारे पास सॉरी, क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसीज इन गजा, वेस्ट बैंक, यरूशलेम, अभी हमने बात की यहां पर एक्विजिशन, एक्सटेंड टू एक्शंस इन लेबनान एंड उसके बाद सीरिया। अब लेबनान वाला मैटर आपके सामने था, लिटानी रिवर, लिटानी रिवर जो है यहां पर अगर बाउंड्री की बात की जाए तो 30 किलोमीटर बनता है, और यहां पर जो उनके ही पॉलिटिकल लीडर ने क्या कहा था यहां पर इजराइल ने, भाई यहां तक जो है लिटानी रिवर तक जो है हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हुकाबी की स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी कि पूरा जो है दरिया नील से लेकर जो फरात तक जो है यहां पर कंट्रोल कर ले तो ठीक होगा। तो ये स्टेटमेंट हुकाबी की थी, जिसको काफी जो है यहां पर जो है वो बाद में डिबेटेड भी रही यहां पर। ठीक है, उसके बाद हाइटेंड टेंशन की बात की जाए नियर डेली डिप्लोमेटिक वायलेंस बिटवीन टर्की एंड इजराइल।
अब यहां पर टर्की और इजराइल जो बात कर रहे थे, हम हिस्ट्री में कभी क्लोज हुआ करते थे, अब मैटर हुआ कहां पे खराब, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। देखें इसका रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक भी इसके सोमालीलैंड का इसके रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है, टॉपिक डिप्लोमेसी के रिलेटेड है, लेकिन इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, देन उसमें ऐड कर देता हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो 2010 के अंदर क्या होता है, यहां पर गजा फ्लोटिलिया, जहां पर जो हमें फ्लोटिलिया जो यहां पर जो है वो कह लें कि इनका अटैक किया गया, जहां पर समंदर के अंदर बेसिकली सी के अंदर के, जहां पर जो 9 टर्किश और 1 अमेरिकन नजर आता, तो वहां पर अटैक किया गया और जो है ये लोग मारे गए। तो वहां से जो हमें देखने को मिल रहा है कि इनके दरमियान में क्लैश, इजराइल और टर्की के दरमियान इनके जो मामला खराब हुए वो यहां पर देखने को मिले। लेकिन फिर जो है लेटर ऑन अगर बात की जाए तो 2023 के अंदर जब यहां पर गजा के अंदर बैटर हुआ, जो शुरू हुआ, पैलेस्टाइन के अंदर जो इशू स्टार्ट हुआ, तो यहां से जो है इजराइल और टर्की के दोनों के रिलेशन यहां पर खराब होना शुरू हुए। और फिर यहां पर इजराइल ने काउंटर करने के लिए फिर साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाया, ठीक है, ये चीज है। कॉल फॉर पीस, रीजनल पीस की बात की जाए तो इजराइल मस्ट रिस्पेक्ट अदर नेशंस सिक्योरिटी फ्रीडम। अब ये जितनी भी स्टेटमेंट है ये सारी कान फिदान की है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि बेसिकली ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हमारे जो है करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं यहां पर इसी के रिलेटेड है, इजराइल सोमालीलैंड मूव कंडेम, इस चीज को यहां पर देखते हैं। देखें अब जो है ना हम बात कर रहे थे यहां पर के जो रीजन के अंदर अगर इजराइल किसी को अपना अब राइवल या कंपेटिटर मानता है या कंपटीशन है, तो वो है ईरान के बाद जो है टर्की को मानता है। अब उसको पता है कि टर्की जो यहां पर सोमालीलैंड को एक्सेप्ट किया गया या इसकी तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया इजराइल की तरफ से, तो अब यहां पर क्या है कि टर्की इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान भी नहीं कर रहा, सऊदी अरेबिया नहीं कर रहा। अब सोमालिया के अंदर किसके इंटरेस्ट है, डिफेंस सिस्टम किसका स्ट्रांग किया जा रहा है यहां पर सोमालिया का, किसकी तरफ से, टर्की की तरफ से और सऊदी अरेबिया की तरफ से। अब सोमालीलैंड के अंदर क्या हो रहा है, सोमालीलैंड के जितने भी पोर्ट्स हैं उसके ऊपर कौन इन्वेस्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा यूएई कर रहा है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। और उसके बाद इथोपिया किसके साथ ताल्लुकात है, यहां पर इंडिया के ताल्लुकात है। अब जो यहां पर आपको पता है कि अब्राहम अकॉर्ड 2020 के अंदर हुआ, किसके दरमियान में हुआ, कौन था ब्रोकर, यूएसए ब्रोकर था, इजराइल और यूएई के दरमियान में, बहरीन भी आप साथ मिला ले, ठीक है, तो इनके दरमियान में। उसके बाद I2 और U2 मीटिंग, आपको पता है इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई I2 U2 मीटिंग होती है यहां पर अबू धाबी के अंदर। तो अब यहां पर यूएई और इजराइल के दरमियान हमें यहां पर कनेक्टिविटी देखने को मिल रहा है। और सोमालीलैंड के अंदर पोर्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा तो इन्वेस्ट की जा रही है, किसकी तरफ से की जा रही है, यूएई की तरफ से की जा रही है। और उधर से सऊदी अरेबिया आप देख ले, सऊदी अरेबिया सोमालिया के अंदर बैठा हुआ है और यमन के अंदर इनकी आपस में लगी हुई है यूएई और सऊदी अरेबिया की, तो कहीं ना कहीं पे आपको चीजें यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इंटरनेशनल आउट कराए इजराइल सोमालीलैंड मूव कंडेम, तो यहां पर जो 12 जो यहां पर हमें यूनानिमस जो कंडेमिनेशन देखने को मिली, जो हमें 12 फॉरेन मिनिस्टर इशू जॉइंट स्टेटमेंट, पाकिस्तान लीड्स कंडेमिनेशन, इजराइल सोमालीलैंड जो है यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं, इसको जो डिनाउंस किया गया, यहाँ पर इसकी मजम्मत की गई कि इसको किस तरह यहाँ पर जो है वो कह ले के रिकॉग्नाइज किया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, ये बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर डिप्लोमेट जो अपॉइंट किया गया है किसकी तरफ से, यहाँ पर इजराइल की तरफ से, ठीक है। वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी देखने को मिल रही है, फ्लैग्रेंट अगर देखा जाए सॉवरेनिटी वायलेशन, ठीक है, सोमालिया यूनिटी अंडर माइंड, उसके बाद टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ब्रीच, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है जो बेसिकली यहाँ पर दिए गए, जो आप नोट डाउन करेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई और 12 जो यहाँ पर स्टेट्स है इस्लामिक स्टेट्स उन्होंने क्या कहा। उसके बाद है ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ की यहाँ पर बात की गई कि इंटरनेशनल, एक तो सॉवरेनिटी थी उसकी वायलेशन की गई, इंटरनेशनल लॉ है उसके भी यहाँ पर वायलेट किया गया, ठीक है, वायलेट्स इंटरनेशनल लॉ, ब्रीचेस ऑफ यूएनओ चार्टर, ठीक है, डिफाइस अमेरिकन जो हमें यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन नॉर्म्स, जो यहाँ पर हमें अफ्रीकन यूनियन जो अफ्रीका के अंदर देखने को मिले उसको भी यहाँ पर जो है वो सामने, उसके भी नॉर्म्स को जो है यहाँ पर जो है उससे इनकार किया गया, एक चीज तो ये भी है। उसके बाद रीजनल इंस्टेबिलिटी जो है यहाँ पर हो सकती है, वो आपको देखा, डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका वही बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पर, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये पूरा जो है आपको पता है यहाँ पर सोमालिया नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ एडन और यहाँ पर आपका बाबुल मंदीब नजर आएगा, और एक तरफ जो है यहाँ पर पूरा अफ्रीका देखने को मिलेगा और एक तरफ आपका यमन है, और यमन के अंदर यहाँ पर जो कंट्रोल है वो किसका है, हौदीज का है। तो अब यहाँ पर पूरा मैं नहीं तो मैं आपको समझा देता, पूरा अरेबियन सी है, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान भी देखने को मिला। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सीन की तरह है यहाँ पर सोमालिया। तो सोमालिया देखा जाए तो कौन सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, सऊदी अरेबिया, टर्की,
लेकिन सोमालिया का ही जो पार्ट है सोमालीलैंड, ठीक है, जिस तरह यहां पर चाइना का ताइवान समझ रहा है ना, इसी तरह वही चीज है आपको समझाने के लिए कि सोमालीलैंड तो यहां पर अटैच है उसके साथ, तो उसने एज ए अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया हुआ, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट जो इसने किसने यहां पर रिकॉग्नाइज किया, इजराइल ने। तो यूएसए स्टांस की अगर बात की जाए तो भाई यूएसए ने तो पहले इसके फेवर में यहां पर जब रिकॉग्नाइज किया तो उस वक्त यहां पर फेवर मिली, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का क्वेश्चन मार्क है, भाई किसी का इंटरनेशनल लॉ की यहां पर खिलाफवर्जी, सॉवरेनिटी वायलेट की गई यहां पर, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो अब बात कर रहे थे यहां पर जो इजराइल एक्सपेंशनिज्म की बात की जाए या ग्रेटर इजराइल की बात की जाए, तो यहां पर जो केस स्टडी हमारे पास सोमालीलैंड, और उसके बाद जिस तरह जो हमारे पास एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम जो यहां पर वहां पर जो स्टेटमेंट्स है, हिकान फिदान जो फॉरेन मिनिस्टर है टर्की के, इनके ये आप स्टेटमेंट्स और ये पॉइंट लास्ट में नोट डाउन करें, ये भी हमारे आईआर के पेपर के लिए और करंट अफेयर के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप मटेरियल जो आप यहां पर कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर जो रशिया के ऊपर बेसिकली यहां पर जो सैंक्शंस लगाए गए। देखें यहां पर एनर्जी मार्केट्स, जियोपॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, देखा जाए तो ग्लोबल एनर्जी एंड टेंशन, ठीक है, यूएसए वेवर्स, रशियन ओवरचर्स एंड यूक्रेन स्ट्राइक्स। अब इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड, इसका ओवरव्यू दे देता हूं, बाकी चीजें आपको पता ही है। देखें सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट जो रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएसए रिवर्स ऑन रशियन ऑयल वेवर्स। देखें सबसे पहले तो आप देखें यहां पर अंटिल मिड मई तक जो है यहां पर जो है वो रशियन ऑयल परचेज करने के लिए क्या किया, यहां पर इजाजत दे दी गई है कि आप यहां पर जो है ऑयल परचेज कर सकते हैं। अब रशिया किसकी तरफ से, यूएसए की तरफ से। देखें अब एक और चीज भी है यहां पर, आपको पता है कि यहां पर जो वॉर स्टार्ट हुई यूक्रेन और रशिया के दरमियान में, उसको आज कह ले के 5वें साल में चल रही है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि यूरोपीय यूनियन ने और यहां पर प्रीवियस ईयर 2025 के अंदर यूरोपीय यूनियन ने और यहां पर क्या क्या यूएसए ने मिलकर जो है बेसिकली पूरे सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर। यहां तक के भी बोला गया कि अगर रशिया से कोई ऑयल परचेज करेगा तो उसको टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, यहां तक। अब वही यूएसए है जो यहां पर रशिया से क्या कर रहा है, बेसिकली रशिया के ऊपर सैंक्शंस को हटा रहा है कि यहां पर ऑयल परचेज कर सकते हैं कोई भी कंट्री, ठीक है, और वो मिड मई तक। अब यहां पर डेमोक्रेट्स की तरफ से भी यहां पर क्रिटिसाइज किया गया है जो इन्होंने यहां पर स्टांस लिया, ठीक है, ये चीज भी है। एम्ड एट सॉफ्टनिंग एनर्जी प्राइसेस, यूएसए इजराइल वॉर अगेंस्ट ईरान, ठीक है, ताकि एनर्जी प्राइसेस को यहां पर लेवल में किया जा सके। डिसीजन स्पार्क स्विफ्ट कंडेमनेशन फ्रॉम द यूएसए लॉ मेकर्स, तो यहां पर जो यूएसए के लॉ मेकर्स है उनकी तरफ से भी काफी इनको कंडेमनेशन का सामना करना पड़ा। अब यहां पर जो है अगर देखा जाए जो एनातोलिया समिट जो होती है हमें यहां पर देखने को मिली, अभी जो हम डिस्कस करके आ रहे हैं, यहां पर जो सर्गी लार्फी है जो यहां पर फॉरेन मिनिस्टर जो रशिया के, उन्होंने जो इकोनॉमिक टाई की यहां पर जो बात की है, इकोनॉमिक टाई की, फ्यूचर इकोनॉमिक टाई यूएसए के साथ, ये भी एक अलग चीज हमें देख रहे हैं, न्यू डेवलपमेंट देख रहे हैं। अब यहां पर यूरोप आएगा, यूरोप का आप देखेंगे, यूरोप ने कहा भाई आपके साथ हमने मिलकर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए। उसके बाद आपने क्या किया, यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर शुरू कर दी, हमें बोला आप भी ज्वाइन करो नेटो के जरिए। फिर यहां पर आपको पता है कि केयर स्टारमर ने क्या कहा, फ्रेडरिक मर्ज ने जो चांसलर है जर्मनी के, उन्होंने क्या कहा कि ये नेटो का मिशन नहीं है, हम नहीं आएंगे यहां पर। तो यहां पर फिर जो है यूएसए की तरफ से क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, ट्रंप की तरफ से। अब यहां पर जो है ना वो यूएसए, भाई यूरोप कहता है कि देखें जहां पर यूएसए के इंटरेस्ट होता है यूएसए जाकर वॉर लड़ना शुरू कर देता है, हमारे उस स्टेट के साथ अपने रिलेशंस होते हैं तो हमारे रिलेशन खराब होते हैं। तो अब रशिया से यूरोप 40 to 60% इंपोर्ट करता है एनर्जी को, और अब दूसरा उसके पास कौन सा था, ये गल्फ स्टेट। जब यहां पर गल्फ स्टेट्स के अंदर हुई तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी की प्राइसेस यहां पर अप गई है ना यूरोप का, 50% आपको देखने को मिलेगी, बल्कि इससे भी ज्यादा यूरोप के अंदर, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई। तो अब वो यहां पर चीजें देखने को मिल रही है ना, तो यूरोप फिर बोलेगा भाई आप अपनी मर्जी से, है ना, ये चीजें। तो अब हाईलाइट्स डिफरेंसेस बट सीक्स रिन्यूड कोऑपरेशन विद यूएसए, NATO describes as not in the best state by Lorvid, ठीक है। तो अब देखा जाए तो उन्होंने बोला कि भाई नेटो की जो अभी कंडीशन है वो ठीक नहीं है, लेकिन हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ये चीज भी है। उसके बाद है यूक्रेन टारगेट्स रशिया एनर्जी, ठीक है। अब यहां पर इंटेंसिफाइड ड्रोन अटैक्स ऑन रशियन ऑयल रिफाइनरीज एंड समरा एंड सजरान, स्ट्राइक्स ऑन ऑयल डिपो एंड क्रीमी एंड उसके बाद बेल्टिक सी। उसके बाद SBU ऑल्सो क्लेम्स हिट्स ऑन रशियन लैंडिंग शिप्स एंड वॉरशिप। तो अब आपको पता है यहां पर ये तो फिर झड़पें इनके दरम्यान में चली रही है, ये तो वॉर है, पूरा पार्ट है, तो ये तो चली रही है। लेकिन
असल जो चीज यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली ये थी कि यूएसए ने जो सैंक्शंस यहां पर रिलीफ दिया है रशिया का, ये एक बड़ी चीज है ताकि एनर्जी की प्राइसेस को यहां पर क्या किया जा सके, लेवल में रखा जा सके। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पाकिस्तान के जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह यहां पर सैंक्शन पॉलिसी को लेकर अगर डिस्कशन मांगे या डिबेट मांगे तो यहां पर आप ये चीज ऐड कर सकते हैं कि ड्यूरिंग वॉर किस तरह रशियन ऑयल के ऊपर बेसिकली यहां पर जो हटाया गया। अब यहां पर अगर देखा जाए हमारे पास 3 पॉइंट्स रहेंगे यहां पर जो अब हम बात करते हैं यहां पर जो इंडिया वाला जो अभी हमें यहां पर स्ट्रेटेजिक साइलेंस देखने को मिल रहा है। यह प्रीवियस टॉपिक था, हमने जो प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया था यहां पर, जितना भी हमारा एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन थी वो हमने नहीं ली थी ओपिनियन इनसाइट्स की, लेकिन इसका जो प्रीवियस का एक जो हमने टॉपिक यहाँ पर पिक कर लिया है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बेसिकली इंडिया क्यों इसके ऊपर चुप है, इंडिया अपना रोल क्यों नहीं प्ले कर रहा है, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंदर 3 हमारे पास मेन पॉइंट्स रहेंगे, हेडिंग रहेगी, जिनको हम जो है यहाँ पर डीट का कोड करने वाले हैं, जिसको मैं पूरा जो एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, देखें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जियो पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इंडियाज स्ट्रेटेजिक साइलेंस आर रिलेक्टेंट ग्लोबल एक्टर। जिस तरह यहां पर पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, इंटरवेंशन देखने को मिल रही है, एज ए पीस मेकर रोल प्ले कर रहा है, एज ए कह ले कि मेडिएटर रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, एज ए फैसिलिटेटर या बैक चैनल डिप्लोमेसी यूज करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया क्यों चुप है। अब यहां पर 4 केस स्टडीज है आपके सामने ही। सबसे पहले कहीं ना कहीं पे फियर जो है यहां पर इंडिया को देखने को मिल सकता है। देखें हिस्ट्री उठाकर देखें, आफ्टर कह ले कि यहां पर इंडिपेंडेंस या वर्ल्ड वॉर 2 भी आप कह सकते हैं, तो दोनों यहां पर आजाद हुए, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो है वेस्ट ब्लॉक देखने को मिला, सीटो और सेंटो को ज्वाइन किया, लेकिन जो यहां पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे यहां पर इंडिया के, बेसिकली जवाहरलाल नेहरू की बात की जा रही है, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को यहां पर बेसिकली क्या किया, यहां पर स्टैब्लिश किया। उनको भाई किसी ब्लॉक में हम यहां पर ज्वाइन करने वाले नहीं है। अब यहां पर कंट्री कितने थे, 120 कंट्री थे, ठीक है। लेकिन एक चीज आप मुझे बताएंगे कि इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, ये आप बताएंगे, ठीक है। कमेंट के अंदर बताएंगे अगर आप ये लेक्चर पूरा ले रहे हैं, एटलीस्ट पता तो चले ना कितने लोग लेक्चर ले रहे हैं, एंगेजमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये आप बताएंगे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का बेसिकली जो एस्टैब्लिश की गई कौन से डेट को की गई, ठीक है। अब यहां पर जो जवाहरलाल नेहरू थे, चलो ये तो फाउंडिंग फादर है, हमें देखने को मिल ही रहे, लेकिन यह है कि बाकी चीजें तो आप बताएंगे ना, बाकी भी हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हिस्ट्री के जरिए अगर अंडरस्टैंड किया गया तो इंडिया हमेशा से जो है वो किसी के वॉर में इन्वॉल्व जो है नहीं होता हुआ नजर आए, इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलती, इंटरफेरेंस, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप देखें कि यहां पर ब्लॉक्स की हमने बात की तो उस वक्त भी अलग था, नहीं किया। हिस्टोरिकल इंटरवेंशन है, नेबर्स प्रूफ कॉस्टली, श्रीलंका। उसके बाद श्रीलंका के अंदर यहां पर इन्होंने भेजे यहां पर फौजी वगैरह, तो वहां पर जो है इनको पॉलिटिकल भी बैकफायर मिला, यहां पर काफी जो है वहां पर भी इंस्टेबिलिटी हुई, इनकी वजह से काफी लॉस फेस करना पड़ा, लॉस भी भुगतना पड़ा इनको, ठीक है। इकोनॉमिक प्राइवेटाइजेशन, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर एक्सट्रैक्टिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा से जो है यहां पर एडवांटेज लेने का सोचा है कि इस क्यों ग्लोबल एक्ट है। जब देखो किसी से आप किसी के बात मनवाएंगे ना कि आप ये काम करो, तो वो भी आपको कल कहेगा कि आप ये काम करो, भी माननी पड़ेगी बात, एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आप भी एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहे हो तो माननी पड़ेगी। डू वही है ना बात के गिव एंड टेक वाला, है ना। अब यहां पर इंडिया ने क्या किया कि हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो यूएसए के साथ इसकी आन बन रही है, हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो इसके साथ इतने अच्छे ताल्लुक, हालांकि यूएसए के प्रेसिडेंट्स विजिट करते हुए नजर आए यहां पर इंडिया के, नो डाउट, है ना। लेकिन बिफोर 2000 मैं बात कर रहा हूं, 2000 से पहले अगर देखा जाए स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप नहीं थे। 2006 के अंदर पाकिस्तान यूएसए और इंडिया के आपस में हमें रिलेशंस देखने को मिले। अब यहां पर वो आपको पता है नॉन अलाइंड मूवमेंट की हमने बात कर ली, उस वक्त भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया, न्यूट्रल रहे यहां पर, फिर भी सारा मामला देखने को मिला, ठीक है। अब बात यहां पर स्ट्रैटेजिक साइलेंस को भी चुप है किसी, लेकिन फायदा कैसे उठा रहा है इस चीज को अंडरस्टैंड करें। देखिए अब 2006 के बाद जो है स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट इनके दरमियान में शुरू हुआ, लिमुआ बेका यहां पर साइन किए गए इंडिया और यूएसए के दरमियान में। लेकिन 2018 के अंदर क्या होता है कि यूएसए और चाइना के दरमियान में ट्रेड वॉर देखने को मिलती है, टैरिफ वॉर भी देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर यूएसए ने इंडिया को एज ए काउंटर बैलेंस के लिए किसके रखा हुआ, बेसिकली चाइना के, तो उस वक्त भी चुप करके रहा है वो। और उसने बाद में क्या किया, यहां पर चाइना के जो है यहां पर मोदी साहब ने, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने चाइना का विजिट भी किया, मल्टीलैटरलिज्म स्ट्रेंथन करने की बात की, रीजनलाइजेशन की बात की, यहां पर डी डॉलराइजेशन की भी इन लोगों ने बात की,
ठीक है। उसके बाद अब एक तरफ तो यहां पर चाइना के साथ भी, हालांकि चाइना के साथ उसका बाउंड्री क्लैशेस चल रहे हैं, है ना, अब यह चीज भी है। उसके बाद यहां पर देखा जाए फिर इन्होंने क्या किया, मिडिल ईस्ट के अंदर हुआ बोपी वाला मामला, बोर्ड ऑफ पीस वाला, गजा और यहां पर इजराइल वाला, इजराइल और यहां पर आप कह सकते हैं कि पैलेस्टाइन वाला। तो उस वक्त भी इंडिया ने कोई भी यहां पर अपना रोल प्ले नहीं किया। अब फियर क्या हो सकता है यह भी डिस्कस करेंगे। अब बोपी को ज्वाइन नहीं किया, बोर्ड ऑफ पीस को यहां पर ज्वाइन नहीं किया, हालांकि इंडिया और गल्फ स्टेट्स के बड़े क्लोजेस्ट रिलेशन भी हमें देखने को मिले, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद यहां पर यूक्रेन और रशिया वाला मामला, यहां पर आपको रशिया के रिलेटेड या यूक्रेन के रिलेटेड आपको यहां पर थोड़ी बहुत स्टेटमेंट देखने को मिलेगी नरेंद्र मोदी की, ठीक है, इंडिया की देखने। लेकिन जिस तरह एक स्टांस होना चाहिए ना कि यहां पर जिस तरह एज ए मीडिएटर रोल प्ले करना चाहिए, वो यहां पर नहीं किया। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो यार देखने को मिलते ही हैं, वो तो कोई भी देगा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट को कोई भी देगा। अब वॉर यूक्रेन और रशिया की लगी हुई है, रशिया फिर भी कंडेम कर रहा है ईरान वाले मैटर को, मिडिल ईस्ट वाले मैटर को, भाई अमन होना चाहिए, भाई सुकून होना चाहिए, भी खुद वॉर लड़ रहे हो, दूसरे को कह रहे अमन होना चाहिए। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है ना यहां पर हो रहती है, ठीक है। नो डाउट इंडिया की तरफ से कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी गई, लेकिन जिस तरह रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं किया, हमेशा से दूर रहे हैं, इंटरवेंशन नहीं की। और इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अब किस तरह इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, चाइना और हम बात कर रहे थे यहां पर यूएसए की ट्रेड वॉर की। तो अब यहां पर क्या हुआ कि सेकंड टर्म में जब यहां पर ट्रंप दोबारा आते हैं, उसके बाद तो ट्रंप अगर देखा जाए तो जो बाइडेन आगे, जो बाइडेन के बाद फिर ट्रंप हमें देखने को मिले सेकंड टर्म में। तो फिर होता क्या है कि यहां पर इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने बेसिकली जो ट्रेड पॉलिसी को अंडरस्टैंड नहीं किया यूएसए की, इसलिए इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया और क्या किया, यहां पर रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा था, इन्होंने परचेज किया। अब रशिया के ऊपर ऑलरेडी यूएसए सैंक्शंस लगा चुका था और यूएसए ने कहा कि भाई जो भी इससे ऑयल परचेज करेगा उसको टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। और टैरिफ वॉर ऑलरेडी यूएसए और चाइना के दरम्यान में चल रही थी, टैरिफ वॉर, ठीक है। फिर क्या, जब इन्होंने खरीदा को इन्होंने बोला कि हम जो है ना अंदर अंदर से अपना काम चला लेंगे, ठीक है। लेकिन यूएसए ने भाई उस वक्त देखा कि ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने एकदम से जो है ना, जो वो कह ले कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 25% से कितना बढ़ाकर, 25% से बढ़ाकर 50% जो है यहां पर टैरिफ लगा दिए, किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। भाई आप एक तो रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हो, सेकंडली अगर देखा जाए तो आप यहां पर रीजनलाइजेशन की बात करते हो, ब्रिक्स के अंदर, ब्रिक्स की बात कर रहा था, ठीक है, ब्रिक्स के अंदर। उसके बाद आप डीडोलाइजेशन की भी बात करते हो, तो फिर समझा कि भाई अगर देखा जाए तो यूएसए के साथ इंडिया का हमेशा से ट्रेड जो है वो, इसको कह लें कि यहाँ पर डेफिसिट नहीं देखने को मिला, ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला तो वो यूएसए को देखने को मिला। यहाँ पर ट्रेड सरप्लस ही रहा है इंडिया का, 80 to 90% जो है यहाँ पर जो है परसेंट जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, और यूएसए से कम इंपोर्ट करता है, ठीक है, राइट। अब यहां पर क्या हुआ कि फिर इन्होंने जो है ना यहां पर जो रशिया से परचेज ऑयल वगैरह परचेज किया, और ये फिर सैंक्शंस का सारा मामला, और फिर नरेंद्र मोदी, आप कैसा न्यू दिल्ली और वाशिंगटन की दूरियां यहां पर देखने को मिली, लेकिन यहां पर रोल प्ले नहीं किया। अब रशिया और यूक्रेन वाला मैटर था, इन्होंने रोल प्ले नहीं किया। फिर ईरान, यूएसए और यहां पर जो है वो कल इजराइल वाला मैटर, इजराइल के साथ भी विजिट करके 48 आवर के बाद वॉर, और उसके बाद देखा जाए तो अभी फिर बाद में ईरान से वो जो है ऑयल परचेज करते हुए नजर आए। भाई हम नहीं किसी के इन्वॉल्वमेंट हमारी, हमें जो है क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने, वॉर चल रही है जो मर्जी हो रहा है, लेकिन हम जो अपन इकोनॉमिक, बाकी हाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट वगैरह आप देखने को मिलेंगी, कहीं ना कहीं पे आपको देखने को मिली जाएंगी। इंक्रीज इंपोर्ट्स ऑफ डिस्काउंटेड रशियन ऑयल एंड ईरानियन क्रूड ऑयल, इन्होंने क्या किया, अपना फायदा उठाया कि भाई हमारे जो है ना, हम जो है किसी के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, हमें तो सस्ता ऑयल मिल रहा है, ऑयल लें और अपना घर भरें, बस ये चीज है ना। तो ये चीज है, तो देखा जाए तो नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी स्टेट है तो अगर ऐसा कर रही है तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए करती है। लेकिन एक बात कर रहे हैं कि यहां पर इंटरवेंशन जो देखने को नहीं मिल रही, स्ट्रैटेजिक साइलेंस, कि कहीं ना कहीं पे अब फेयर की बात करें यहां पर, कि बेसिकली इंडिया क्यों नहीं यहां पर डोमेस्टिक फोकस की बात करें या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करें, तो सबसे पहले देखें कि यहां पर जब यहां पर वाशिंगटन से नरेंद्र मोदी ने जो है वो दूरी अख्तियार की, तो उस वक्त राहुल गांधी ऑपोजिशन की तरफ से काफी क्रिटिसाइज किया गया था मोदी को, गवर्नमेंट को, कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं, यहां पर जो है वो यूएसए के साथ आप अपने रिलेशंस को मत खराब करें, यूएसए के साथ ऑलरेडी जो है हमारी ट्रेड सरप्लस चल रही है,
तो इन्होंने फिर जो नहीं माना, मोदी ने कहा भाई हमारे नेशनल इंटरेस्ट का मसला है, एग्रीकल्चर को लेकर है, हम अपने स्मॉल फार्मर्स को वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, और भी बहुत सारी रीजंस यहाँ पर दी। तो ये भी इनकी डिबेट चलती रही यहाँ पर, ठीक है। बाद यहाँ पर इजराइल का विजिट किया, तो इंडिया की अपोजिशन की तरफ से आप जाकर स्टेटमेंट देखें ओपनली आपको देते हुए नजर आएंगे कि यहाँ पर जो है वो कह ले कि मोदी को विजिट नहीं करना चाहिए, या और भी फाइल वगैरह के साथ भी इसको रिलेट करते हुए नजर आए। तो ये ओपोजिशन के रिमार्क्स थे, ठीक है, यहाँ पर जो इंडिया के अंदर। तो अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे डर यह था कि अगर बोपी को ज्वाइन करते तो कश्मीर वाला मैटर आता, भाई कश्मीर वाले मैटर को भाई जो है ना वो हो सकता। तो अब पाकिस्तान की तरफ से तो ऑब्वियसली बात है कि अगर देखा जाए तो भाई वो जिस तरह ग्लोबल लेवल के ऊपर वो काम करने की बात की गई कि ये बोर्ड ऑफ पीस काम करेगा, लेकिन वो तो यहाँ पर वॉर स्टार्ट होगी, फिर जो है देन वो भी हमें यहाँ पर चीजें देखने को डेवलप होते हुए नजर नहीं है। तो यहाँ पर फिर एक तो कहीं ना कहीं पे ये भी फियर था कश्मीर वाला, ठीक है। मेडिएशन हिंडर्स वाइडर रोल, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइजिंग सिटीजन सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। क्लाउड एंड लैक्स स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस फ्रॉम मेडिएशन। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो एक नजर आना चाहिए ना एज ए मेडिएटर रोल प्ले करना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर नहीं किया। तो वो अपना भाई इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेते हैं ना, भाई लड़े तो लड़े जो मर्जी, लेकिन हम अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स उठाएं, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखें, अपनी इकोनॉमी को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करें, बस जिस तरह चाइना कर रहा है। अब चाइना की पॉलिसी देख ले, कहीं पे इंटरवेंशन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक है डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पे चीजें चल रही हैं, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन खुद नहीं जाकर यहाँ पर जो है वो किसी से डायरेक्ट, है ना। तो इससे क्या है, जियो इकोनॉमिक पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, ये भी एक अच्छी बात है कि हर स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए काम कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी देखे, लेकिन पाकिस्तान की जरूरत थी, पाकिस्तान की जो लोकेशन थी चारों तरफ आपके सामने से सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, उसके बाद बैलेंसिंग एक्ट, सारी चीजें आपके सामने। तो ये जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किए हमारे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, IRSA के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं हम वोकैब की। देखें वोकैब हम ऑलरेडी जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कह लें कि इसके मीनिंग्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं, सिनोनिम्स को भी डिस्कस करते हैं, और एंटोनिम्स को भी हम यहां पर डिस्कस करते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, मोनोलिथिक। मोनोलिथिक मींस क्या होता है, लार्ज सॉलिड एंड यूनिफॉर्म, रिजिड एंड अनचेंजिंग आप कह सकते हैं, यकसा या गैर लचकदार, ठीक है। लार्ज भी बोल सकते हैं, मैसिव या यूनिफॉर्म। उल्टा क्या बनेगा, डाइवर्स या फ्लेक्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कस्टोडियन। कस्टोडियन इजी है हमारा, ठीक है। अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, ठीक है। केयर टेकर को बोला जाता है, गार्डियन को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद उल्टा क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर, निग्लेक्टर आप बोल सकते हैं, या अबेंडनर आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, एफिनिटी। ऑलरेडी आपको पता है, नेचुरल लाइकिंग और कनेक्शन, ठीक है, कुदरती तौर पर किसी से ताल्लुक होना, ठीक है। अट्रैक्शन होना या कनेक्शन होना। उल्टा क्या बनेगा, अवर्जन या डिसलाइक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फिसाद। फिसाद मींस क्या होता है, द आउटवर्ड अपीयरेंस, ठीक है, मींस दिखावा करने को बोला जाता है। ऑफन हाइडिंग रियलिटी, जो हकीकत हो जो उसको छुपाना। एक्सटीरियर बोल सकते हैं यहाँ पर, या फ्रंट। उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, रियलिटी या इंटीरियर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली बंद को बोला जाता है, जहां पर फ्लड वगैरह आ जाए और आगे बंद जो बांधा जाता है उसको बोला जाता है। अ रेज्ड स्ट्रक्चर टू होल्ड बैक वाटर, ठीक है, लेवी बोल सकते हैं। और बैंक उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, डिप्रेशन या होलो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, प्रेडिलेक्शन। इजी हमारे पास, प्रेफरेंसेस और स्पेशल लाइकिंग, ठीक है, स्पेशल किस्म की किसी को पसंद करना या तरजीह देना किसी को, प्रेफरेंस या इंक्लाइनेशन किसी की तरफ झुकाव होना। उल्टा क्या बनेगा, वर्जन या डिसलाइक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कंजेस्शन। कंजेस्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ओवर क्राउडिंग और ब्लॉकेज, भीड़ को बोला जाता है, हजूम को बेसिकली, ठीक है, क्राउडिंग या ब्लॉकेज। उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, क्लियरेंस या ओपननेस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, सेडिमेंटेशन मींस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग पार्टिकल्स जो इकट्ठे हो जाते हैं ज़रात, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डिपोजिशन बोल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद सेटलिंग। उल्टा क्या बनेगा, रोजन या डिस्पर्जन। सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है, अनवेवरिंग। अनवेवरिंग मींस होता है साबित कदम के साथ, ठीक है, विदाउट बदलाव, ठीक है, एक साथ किसी के साथ आप खड़े रहते हैं। स्टेडी एंड फर्म, नॉट चेंजिंग, ठीक है। स्टेडफास्ट या रेजुलेट। उल्टा क्या बनेगा, वेवरिंग, ठीक है, बदलते रहना। अनसर्टन, बिल्कुल गैर यकीनी, ठीक है। लास्ट वर्ड तो ऑलरेडी हम बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉन्स्पिक्यूअस, इजीली सीन और नोटिसेबल, वाजे जो बोला जाता है, क्लियर को बोल सकते हैं, ठीक है। तो नोटिसेबल या प्रोमिनेंट। उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, हिडन या
इनकॉन्स्पिक्युअस आप इसको बोल सकते हैं। तो ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर जो मेरी डिस्कशन थी, जो मेरा एनालिसिस था, वो काफी इंपॉर्टेंट था। जो हमारे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।